हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको विजन आईएएस का मैगजीन पढ़ा रहा हूँ, पीटी 365। ये इन्वायरमेंट वाली मैगजीन है, जिसमें मैंने कल की क्लास में आपको पहला यूनिट कंप्लीट करा दिया था। ये तीसरी क्लास है, जिसमें 2 क्लासेस में मैंने आपको जो है एक यूनिट को पूरा कंप्लीट कराया है। ये दूसरी क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रदूषण संबंधित जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी न्यूज़ में रहे हुए कंटेंट्स हैं, उसको हम लोग समझेंगे, जो अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच के हैं। तो पहला टॉपिक है एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो पहला यूनिट है यह है, इसमें कि कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, जो कोयले पे चलते हैं, उनके लिए उत्सर्जन मानदंड बनाए गए हैं। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि कोयला से जो बिजली उत्पादन करने वाले केवल 77 जो यूनिट्स हैं कोयला संयंत्र, इन्होंने एफजीडी ठीक, कौन सा, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन और या फिर सीबीएफसी सर्कुलेटिंग फ्लूराइड बेस्ड कॉम्बशन, ये इतने बॉयलर स्थापित किए हैं। अब सीबीएफसी क्या है? एक बॉयलर होता है जो क्या करता है कि आपका जो है जो भी उत्सर्जन वाले जो गैसेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन सल्फाइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी इन लोगों का जो है कि जब उत्सर्जन के समय ही करता क्या है ये कि उसको जो उत्सर्जन के समय इसके हानिकारक जो तत्व हैं उसको निकाल देता है सीबीएफसी बॉयलर। ठीक, जो एफजीडी बॉयलर होता है, एफजीडी क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि वो क्या होगा कि कोल बेस्ड जो बॉयलर होंगे वहाँ पे लगाया जाता है। जब SO2 जो इमिशन होते हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो इमिशन होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। तो आइए बताया गया इसमें कि केवल 77 यूनिट्स ने ही जो एफजीडी और सीबीएफसी बॉयलर को स्थापित किया है, जो क्या है, कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन है उसकी क्षमता का केवल 8% से कम है। ठीक है, 8% से इसका कम है। तो आपको ध्यान देना है कि थर्मल पावर प्लांट के लिए उत्सर्जन मानदंड क्या है। पहली चीज़ तो वो जाननी है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहली बार जो है 2015 में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारा यानी मरकरी, इन तीनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संबंधी मानक जो है, उत्सर्जन मानक, इसको निर्धारित किए थे। ठीक, अब ये मानक कैसे निर्धारित किए गए थे? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसके तहत ये जारी किए गए थे। और ये बताया अभी लेकिन क्या हुआ बाद में कि बहुत सारे लोगों ने इसका जो है अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। तो 21 और 22 में सरकार ने जो है इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने की जो टाइम लिमिट थी उसको बढ़ा दिया। तो पहले श्रेणी में बताया गया कि जो दिल्ली एनसीआर या उसके 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी थर्मल पावर प्लांट थे उसको 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया, यानी उसको 31 दिसंबर 2024 तक क्या करना है, इन सारे मानकों को पूरा करना है। जो गंभीर श्रेणी, जो गंभीर रूप से प्रदूषित जो क्षेत्र थे, जो एससीसीटीज थी, उनके 10 किलोमीटर के दायरे में जो संयंत्र स्थित थे, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया और अन्य सभी संयंत्रों के लिए 2026 यानी 31 दिसंबर तक का समय दे दिया गया। ठीक, अब आता है यहाँ पे कि एक चीज़ और इसमें न्यूज में है कि बेनिफिशिएटेड कोयला क्या होता है। तो बेनिफिशिएटेड कोयले के संबंधित मानदंड ये है कि इसका मतलब इसमें जो है फ्लाई एश का जो सृजन होता है राख का, उसका कम करना है। ठीक, ये बताया गया इसमें। तो बेनिफिशिएटेड कोयला को मतलब ये कैसे बनाया जाता है? तो उसके लिए प्रक्रिया होती है कोल बेनिफिकेशन की। ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें होगा क्या कि जो कच्चा कोयला होता है, कच्चा कोयला, इसमें से जो इतनी अशुद्धियाँ होंगी, ठीक है, जो अकार्बनिक अशुद्धियाँ होंगी उसको निकाल देंगे। ठीक, तो इससे निकालेंगे तो क्या होगा कि जो कोयला का जो दहन क्षमता है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस जब कोयले का जो दहन क्षमता बढ़ जाएगा तो फिर ये क्या होगा, ये कोयला एक बेहतरीन कोयला बन जाएगा। इससे क्या होगा, जिससे जो है फ्लाई एश कम होगा। ठीक, फ्लाई एश का उत्सर्जन कम होगा। अभी आप जानते होंगे कि इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि जो प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट है उसको जो उत्पन्न कुल फ्लाई एश है, यानी उसने जितना फ्लाई एश का सृजन किया, जितनी राख का सृजन किया, उसका 100% ऊपर उसका उपयोग सुनिश्चित कर ले, ये बताया गया है। ठीक, तो अनेक प्रकार की जो है कई सारी जो थर्मल पावर प्लांट है उन्होंने टेक्नोलॉजी भी स्थापित की है, जैसे कि दहन के समय और दहन के बाद, यानी कि जब कंबशन होता है तो उस वक्त कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ठीक, और दहन के बाद, मान लो दहन तो हो गया, उसके बाद की जो टेक्नोलॉजीज है, तो आप समझो कि कोयले ढुलाई और मिश्रण के लिए आप क्या है कि लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बर्नर और ओवर फायर एयर, इन सारी चीज़ों को लगाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पे उत्सर्जन पर नियंत्रण करता है। ठीक, ये चीज़ें हैं। सीबीएफसी बॉयलर बताया ही मैंने आपको। ठीक, तो अभी ये चीज़ें हैं। अभी आता है कि जब दहन हो जाता है तो उसके लिए कौन कौन से जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल होती हैं। तो एफजीडी बताया ना आपको कि ये जो सल्फर ऑक्साइड होता है उसका उत्सर्जन में ये कमी करता है। ठीक, पार्टिकुलेट मैटर के लिए जो है कि यहाँ पे फैब्रिक फिल्टर लगाए जाते हैं, जो पीएम मैटर्स होते हैं ना, पार्टिकुलेट मैटर, इसको जो है कम करते हैं। ये चीज़ें हैं, आप बस जानते रहिए।
बहुत चीज़ें इसमें से सवाल नहीं बनेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन आपको जानना चाहिए। अगर सवाल बन भी जाता है किसी तरह से घूम फिर के, आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है ग्रैप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। तो पहले तो जान लेते हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है क्या। तो ये समझो कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर आधारित एक क्या है, आपातकालीन कार्रवाई प्रणाली है, मतलब इमरजेंसी कार्रवाई के लिए जो है एक प्रणाली बनाई गई है, ठीक। तो एससी मेहता बनाम भारत संवाद 2016 में जो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन में दिल्ली एनसीआर जो है उसकी एयर क्वालिटी की निगरानी के लिए ग्रैप सिस्टम तैयार किया गया था। और किस अधिनियम के तहत तैयार किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको जो है पहली बार अधिसूचित किया गया, ठीक। अभी 2021 से जो है ग्रैप को जो है CAQM द्वारा जो है लागू किया जा रहा है। अभी हम लोग नीचे समझेंगे CAQM को, ठीक। अब आते हैं हम लोग कि 2022 से अक्टूबर से ग्रैप को जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर लागू किया जा रहा है, ठीक। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर लागू किया जा रहा है, जिसमें जो है कि अभी आपको ध्यान देना है कि जो एनसीआर है उसके लिए जो है दिल्ली को 4 अलग अलग जो है स्तर पे वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें सवाल तो नहीं बनेगा, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। ये चीज़ें एकदम बिल्कुल यहाँ से सवाल नहीं बन सकती हैं। आपको जानना बस इतना है कि अभी दिल्ली की क्वालिटी का जो होगा, अब समझो जैसे कि एयर क्वालिटी मान लो कि अभी क्या है 200 से 300 के बीच में रहेगी, तो क्या करना रहेगा, ये चीज़ें सवाल थोड़ी पूछेगा, कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछता है। और ये मान लो कि एयर क्वालिटी अगर 300 से 400 बीच में रही तो फिर क्या बनेगा, ये चीज़ें बताया गया है, क्या करना है हमें। फिर 400 से 450 के बीच में रहा तो क्या करना है, फिर इसके बाद 450 ऊपर गया तो हमें क्या करना है। तो ये सब चीज़ें सवाल नहीं पूछता है, इसलिए मैंने इसको कट किया है। तो अभी सुर्खियों में क्यों रहा, ग्रैप को आपने समझ लिया, तो ग्रैप की सुर्खियों में इसलिए रहा कि जो एनसीआर है और उसके निकटवर्ती जो क्षेत्र उसमें जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने ग्रैप में संशोधन की बात की है। एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो ग्रैप में संशोधन के लिए किसने मांग उठाई है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उठाई है। तो आपको क्या समझना है, ग्रैप को तो आपने देख लिया कि एक जो है आपातकालीन कार्रवाई है दिल्ली के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, ठीक। और उसको मेंटेन करने के लिए SC मेहता बनाम भारत संवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है बनाया था, अच्छा आदेश दिया था। अब आते हैं हम लोग पढ़ना CAQM, यानी इसको पढ़ना है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट्स हैं वही चीज़ें करनी है हमें। तो आप समझो इसमें कि CAQM क्या है, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है NCR है, और उसका जो है निकटवर्ती क्षेत्र वहाँ पे जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 है उसके तहत एक वैधानिक या सांविधिक निकाय है। आपको ध्यान देना है, CAQM क्या है, एक वैधानिक और जो है कि एक सांविधिक निकाय है। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह है कि जो NCR रीजन है तथा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इसके सहित जो जितने जो क्षेत्र होंगे उसमें वायु गुणवत्ता में बेहतर समन्वय करना है, रिसर्च करना है और उन मुद्दों का समाधान करना है जो इससे संबंधित हो, ठीक है। ये क्या करता है, राज्य सरकार को कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए वैधानिक, शब्द ध्यान देना, वैधानिक, लीगल जो है ये दिशा निर्देश जारी करता है, ठीक। ये बात है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI, ठीक, NAQI। तो NAQI ये थोड़ा समझते हैं, इसमें आपको बताया गया है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अगर 0 से 50 के बीच में है तो बहुत अच्छा है, 50 से 51 से 100 के बीच में है तो संतोषजनक है, 100 से 200 के बीच में है तो मॉडरेट है, 200 से 300 के बीच में जा रहा है तो बहुत खराब है, 300 से 400 अत्यंत खराब है, और 400 से 500 तो बहुत ही खराब है, एकदम समझ लो कि ये अति खराब है। तो ये अभी दिल्ली की स्थिति क्या आती है, दिल्ली की स्थिति हमेशा जो है वो बनी रहती है 300 से 350 से 500 के बीच में। कभी कभी जब बारिश हो जाएगी थोड़ा सा हुआ तो वहाँ पे 200 के 300 के बीच में रहेगी। तो दिल्ली की स्थितियाँ जो है इसी तीन जो है इंडेक्स है आपका इसी के बीच में रहती है। तो इसे जो है जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कौन जारी करता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करता है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है कि आपको कौन जारी करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करता है, जिसमें 8 प्रदूषक शामिल हैं। इसमें 8 प्रदूषक शामिल हैं, जिसमें कौन कौन से, PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, NO2 हो गया, ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, CO हो गया, NH3 हो गया, लेड यानी सीसा हो गया। ये चीज़ें हैं। अब हमको समझना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में यहाँ से सवाल एक बार का पूछा हुआ है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है, एक वैधानिक संगठन है, ठीक। अभी ध्यान देना है इसमें यह कि इसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वैधानिक संगठन बनाया गया किस अधिनियम के तहत, तो जल प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत, ठीक। लेकिन शक्तियां और कार्य किसके तहत सौंपा गया है, तो वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत, ठीक है। ये चीजें हैं। अब जो
सीबी है, यानी कि जो केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड है, यह जो राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड होगा उसके साथ पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी जो कानून होगा उसका क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसने जो है कौन सी पहले शुरू की है वो जान लेता है। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP, ठीक है, यह इस कार्यक्रम को शुरू किया है। इसमें 4 प्रदूषकों को जो है इसमें निगरानी करनी है, 4 वायु प्रदूषकों की पहचान की गई है। पहला प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है आपका PM10 और चौथा है आपका PM2.5। यहाँ आप इसने जो है प्राण पोर्टल, अभी नीचे इसका इस्तेमाल आएगा, आपको ध्यान देना, इसमें ध्यान ये देना है कि एक आप कंफ्यूज मत होना। CAQM क्या है? एक NCR के रीजन के लिए, दिल्ली NCR के क्षेत्र में जो है एक वैधानिक संगठन है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखता है, ठीक है। यहाँ आपको देखना है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी राष्ट्रीय स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करता है। ये क्या है? ये भी एक वैधानिक निकाय है। किस अधिनियम के तहत? तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत। अब ये कुछ जो है प्रोग्राम चलाया जिसने कि NAMP है, यानी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम चलाया। इसमें 4 वायु प्रदूषकों की पहचान की गई। यहाँ इसने प्राण पोर्टल भी जो है लाया है। प्राण पोर्टल क्या है? पोर्टल फॉर द रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द नॉन अटेम्प्टेड सिटीज। इसमें देश का जो 131 शहर है उसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी और जनता तक जो है वायु गुणवत्ता की जानकारी को यहाँ पे प्रकाशित करना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है किस कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करनी है, यहाँ पे निगरानी करनी है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की जो है यहाँ पे NCAP की जो है यहाँ पे निगरानी करनी है, ठीक है। ये जो NCAP की निगरानी करती है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी कौन करता है? प्राण पोर्टल करता है देश के 131 शहरों में, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। प्राण पोर्टल जो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का निगरानी नहीं करता है, ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का निगरानी करता है। तो NCAP का निगरानी करता है, ना कि NAMP का निगरानी करता है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको नोट करना। प्राण पोर्टल को नीचे भी इस्तेमाल आएगा, देखेंगे हम लोग कैसे होता है, ठीक है। पटाखों का रेगुलेशन, नेक्स्ट आर्टिकल है रेगुलेशन ऑन द फायर क्रेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पे जो प्रतिबंध लगाने संबंधी जो दिशा निर्देश है उसमें बताया है कि सभी राज्य इसको लागू करें। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप पटाखा जब जलाते हैं तो भले ही लोग कोई कुछ भी कहे, पर यह इतना खतरनाक और विषाक्त प्रभाव इसका होता है कि सच में इसमें इसका इस्तेमाल बेहतरीन बहुत खराब है, बहुत खराब। समझ लो कि इसको यूज करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि जो सामग्री इसमें इस्तेमाल हो रही है वो देखो, एल्यूमिनियम है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम और पोटेशियम है, ठीक है, बोरियम नाइट्रेट है, तांबा का जो यौगिक है, एंटीमनी सल्फाइड है, लेड डाइऑक्साइड है, लिथियम यौगिक है, मरकरी है, आर्सेनिक यौगिक है, स्टेंटिनियम यौगिक है। तो ये समझो कि इसका प्रभाव आप देख ही रहे होंगे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रभाव नहीं याद करना है आपको, बट इतना समझो कि ये इतने जो यौगिक हैं इसके खतरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं। और आप समझो कि इतने पटाखा अगर जलाते हो तो वो सीधे कहाँ जाएगा? वो आपके आसपास ही मौजूद रहेगा। वो सारे जो खतरनाक पदार्थ होंगे तो वो आपके लिए ही हानिकारक है, वो किसी और को क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो बेरियम है और अन्य जो प्रतिबंधित रसायन हैं उनसे जो युक्त पटाखे हैं उसका उपयोग 2021 में जारी दिशा निर्देश है उसको पूरे देश में लागू कर देना है। यानी कि जो बोरियम और अन्य संबंधित जो प्रतिबंधित रसायन हैं जो पटाखे में इस्तेमाल किए गए हैं, ऊपर आपने इतने सारे रसायनों को देखा, ये क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए 2021 में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसको लागू करने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो ग्रीन पटाखों की उपयोग की अनुमति है, तो ग्रीन पटाखे क्या है? तो ग्रीन पटाखे ये है, इसमें बोरियम नाइट्रेट जैसे जो खतरनाक रसायन है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, उसका उपयोग नहीं होता है। अब जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल पटाखे हैं उसमें उससे 30% कम वायु प्रदूषण होता है। किसने बनाया है ग्रीन पटाखों को? तो इस पर शोध और जो रिसर्च है वो बनाया किसने है? तो CSIR नेरी ने बनाया है। CSIR नेरी, अब ये नेरी क्या है? तो नेरी जो है पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान और विकासात्मक अध्ययन कार्य करता है, जो यह कहाँ पे है? नागपुर में है। UPPCS का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। UPPCS ने इसको कम से कम प्रीलिम्स के पेपर में अपने 30-33 सालों में 6 बार पूछा है, RO-ARO में 3 बार पूछा है। और नेरी जो है कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका नागपुर में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान देना, नागपुर में है। तो ये 6 से लेकर 9 बार UPPCS पूछ चुका है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट किया हुआ है, ठीक।
ठीक है, नेरी ने किया। तो यहाँ जो है ये जो ग्रीन पटाखे विकसित किए हैं उसमें से देखो श्वास है, सेफ वाटर रिलीजर, यानी कि होगा क्या इसमें कि जो पटाखे फोड़ेंगे तो जो धूल कण उड़ेगा जो यहाँ इसी पटाखा से जो है जलवाष्प उत्सर्जित होगा जो उसको समाप्त कर देगा। ठीक, दूसरा स्टार है, इसमें सेफ थर्माइट क्रैकर है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होते हैं, कम पीएम जो मैटर यानी पार्टिकुलेट मैटर होंगे उत्सर्जित करेंगे और ध्वनि प्रदूषण भी बहुत कम होगा। सफल ये जो ग्रीन पटाखा है इसमें एल्युमिनियम का मात्रा बहुत कम होता है, मैग्नीशियम का उपयोग करके एल्युमिनियम की भरपाई की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ई पटाखे की बात की जा रही है, तो जो नेरी ने क्या किया है ग्रीन पटाखे, लेकिन ई पटाखे कौन विकसित कर रहा है तो सेरी। ठीक है, सेरी। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला है जिसमें जब ग्रीन ई पटाखों में ई लड़ी, ई अनार, सिस्टम फॉर ई क्रैकर्सो, इन सारे जो है पटाखों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब जो CSIR सेरी है वो क्या करता है, आतिशबाजी का आनंद लेने की जो सामाजिक आकांक्षा उसको पूरी करने के लिए जो ई क्रैकर की सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त तकनीक विकसित कर रहा है। आपको ध्यान देना है इसमें बस चीजें कि इसमें कौन विकसित कर रहा है, ई पटाखे सेरी कर रहा है, और नेरी क्या कर रहा है, ग्रीन पटाखे उसने विकसित किए हैं। नेरी का हेडवाटर कहाँ पे है तो नागपुर में है। अब आता है हम लोग का चौथा वाला आर्टिकल कि रिवाइज क्रॉप रेसिड्यूल मैनेजमेंट गाइडलाइंस, यानी कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए संशोधित दिशा निर्देश। तो कृषि और कल्याण मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश में जो है संशोधन किया है। अभी आपको ध्यान देना है कि जो दिशा निर्देश हैं वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में धान की पराली के जो पराली है उसे खेतों के बाहर किसी अन्य स्थान पे उसको प्रबंधन जो है संभव बनाएंगे। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो पराली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पराली आप समझेंगे ना, पराली क्या है। तो पराली जो आप समझो कि जो धान और गेहूं होता है, सब जो कटाई होती है फसलों की, तो वहाँ कुछ नीचे अवशेष बच जाता है। जैसे मान लो धान और गेहूं है, उसको मैं काटा तो यहाँ से नीचे काट दिया ऊपर का, तो नीचे का जो कुछ होगा कुछ अवशेष बचा रह जाता है। वो अवशेष क्या होते हैं कि जो किसान होते हैं, तो अब फसल की जो बुआई होती है उसके बीच में समय सीमा का गैप बहुत कम होता है, तो ऐसे में वो गलता तो है नहीं, तो लोग बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि त्वरित रूप से उसको जला देते हैं। ये समस्याएं अब किसान और पंजाब और हरियाणा और यूपी की पश्चिमी यूपी के जो बड़े स्तर पे जो कृषक हैं वो करते हैं ऐसा काम। तो ऐसे होता क्या है कि उससे जो धुआं उभरता है, ठीक है, उस धुएं से जो है वायु प्रदूषण बहुत उसका गंभीर खतरा बन जाता है। और ऐसे में जो है दिल्ली की जो NCR रीजन है वो उसमें कहीं ना कहीं उसकी सांद्रता जो है वायु प्रदूषण की बढ़ जाती है, धुंध और जो कोहरे की समस्या होती है वो होने लगती है। तो जो पराली जलाने के बारे में बात की जाती है, तो जो अवशेष जलाते हैं उसी को पराली जलाना बोलते हैं। इससे मीथेन, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सारी गैसों का उत्सर्जन होता है। PM पार्टिकुलेट मैटर यहाँ से उत्सर्जित होते हैं और पोषक तत्वों की इससे हानि होती है, जिससे पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य पे उल्टा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो किसान पराली क्यों जलाते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान लो। तो जो किसान है वो फसल कटाई के लिए जो श्रम की जरूरत वाली जो उपकरण होगा उसको उसमें से कंबाइन हार्वेस्टर का सहारा लेते हैं। इसके उपयोग से धान की पराली खी जाती है, खेत में रह जाती है। अब होता क्या है कि धान की कटाई और गेहूं की बुआई में 10 दिन का समय बताया ना कि टाइम पीरियड बहुत कम होता है। ऐसे में होता क्या है कि लोग पास ये होता है कि किसान क्या करेंगे, पराली जलाते हैं। तो ऐसे में ये पुरानी और पारंपरिक पद्धतियां भी हैं, कीट और रोग प्रतिबंधन में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप समझें तो फसल अवशेष के लिए जो है अलग अलग विकल्प भी हो सकते हैं, जैसे कि पारंपरिक ईंधन के बजाय बायोमास प्लेटलेट का उपयोग करें। ठीक है, धान पराली से जो है CNG का उत्पादन कर सकते हैं। धान की पराली से जो है अल्कोहल का उत्पादन हो सकता है। चीज़ें हैं, लेकिन इससे होगा क्या कि अगर मान लो कि ये सारी जो 1 से 2 प्रबंधन है, यानी कि जो खेत से बाहर प्रबंधन है, वो सारे विकल्प हैं इसमें। लेकिन इन विकल्पों का जो है उपयोग तभी हो पाएगा जब किसानों को उसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता या राज्य की सहायता मिले। ठीक, तो ये बातें हैं। इसीलिए सारी समस्या यहीं से, क्योंकि किसान के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह जो है इन कार्यों को कर पाए या इन कार्यों को जो है प्रोत्साहित करे, या उसको या तो पर्यावरण को देखे तो अपना खेती को गंवा बैठेगा। तो समस्याएं हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये दिशा निर्देश जो है ये कृषि और किसान मंत्रालय ने जो है फसल के अवशेष प्रबंधन के लिए संशोधन किया है। दिशा निर्देश क्या बताया गया है कि जो है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जो है धान की पराली होगी उसको खेतों से बाहर कहीं अन्य स्थान पर उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख बिंदु इसमें यह है कि धान की जो पराली की जो आपूर्ति श्रृंखला है उसके लिए, यानी कि जो सप्लाई चेन है उसके लिए जो है तकनीकी वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं चलाई जाएंगी। यानी ये पायलट परियोजनाएं क्या होंगी, जिसमें जो है कि इन परियोजनाओं का लाभ कौन लेगा, किसान लेंगे, ग्रामीण उद्यमी लेंगे, FPO लेंगे, जो फार्मर जो है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और मैंने आपको बताया है कि बिना राज्य की सहायता के वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता से वो हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए जो भी लागत आएगा उसका व्यय, उसका सहायता करेगी वित्तीय रूप से।
ठीक, सरकार जो है परियोजना की कुल लागत का 65% जो है वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी और शेष 10% जो होंगे वो जो अभी मतलब 25% उद्योग जगत उपलब्ध कराएंगे और 10% जो है किसान वगैरह जो है वो उपलब्ध कराएंगे। और राज्य सरकारें इस योजनाओं की मंजूरी देगी। ठीक, और अधिक पावर वाले इसके लिए ट्रैक्टर, कटर, ट्रेडर जैसी मशीनों की यहाँ पे खरीद बिक्री की जाएगी, मतलब उसको वित्तीय सहायता दी जाएगी इस सब चीज़ों के लिए। तो ये क्या है, ये बनाया गया है। अब आप जानते होंगे कि ये डेटा आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं है कि आप मेंस में लिखेंगे तो आप पराली का अगर आए प्रश्न तो ये लिख सकते हैं कि पीएम जो मतलब 1 टन पराली जलाएं तो कितना होगा कि 3 किग्रा जो है पीएम मैटर से यहाँ से निकलेंगे, 60 किग्रा जो है मोनोऑक्साइड निकलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा है। तो इसको आप एक फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे ना तो वो थोड़ा सा बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगा, औरों से आपको अलग बना देगा। ठीक है, वो चीज़ें हैं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग कार्य कैसे करता है, क्लाउड सीडिंग क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। क्लाउड सीडिंग के बाद हम लोग समझेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बाद हम लोग आ जाएंगे वाटर पॉल्यूशन पे। ठीक है, तो अब ये एयर पॉल्यूशन वाला जो कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि दिल्ली ने जो शोधकर्ता है उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के तकनीक पर विचार करने के लिए बात कहा है ये। तो इसको मैंने मंथली मैगजीन में पढ़ाया हुआ है। क्लाउड सीडिंग क्या होता है कि जो मतलब आर्टिफिशियली जो है मौसम में जो बदलाव लाने की तकनीक होती है, जिसमें जो है एक सीडिंग एजेंट्स होंगे, उसको हवा में उसको छिड़काव किया जाएगा और इससे क्या होगा कि जो बादल होंगे उसको संतृप्त करेंगे, यानी उसको जो है कंसंट्रेट करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे से क्या होगा, वहाँ से फिर बारिश होने लगती है। तो क्लाउड सीडिंग की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसमें जो है उसके लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ठोस जो शुष्क बर्फ होता है, इन सारे जो कंपोनेंट्स उसका क्या कहता है स्प्रे किया जाता है। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब कैसे कार्य करता है, तो हवाई जहाज या किसी धरातल में किसी जो डिवाइस होगा उसके माध्यम से वायुमंडल में सिल्वर आयोडाइड को छोड़ा जाएगा। ठीक, अब जो सिल्वर आयोडाइड होंगे वो जो बादल, जो लक्षित बादल हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, और जो अब ये सिल्वर आयोडाइड क्या करते हैं कि जो कण होते हैं ना वो क्रिस्टल यानी हीम निर्माण में सहायता करते हैं। छोटे छोटे जो है बर्फ के टुकड़े वो बन जाएंगे। जब हीम जो क्रिस्टल भारी हो जाएंगे तो टिके ना ले पाएंगे, तो फिर क्या होता है नीचे गिरने लगते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो वो पिघलने लगते हैं, पिघलते समय फिर वही बात है बारिश होने लगती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी कुछ दशाएं हैं, अनिवार्य दशाएं हैं। जैसे कि हमें ये चीज़ें, ये दशाएं होनी चाहिए तभी ये क्लाउड सीडिंग हो पाएगी। तो क्या होना चाहिए कि बादलों में सघनता होनी चाहिए, सघन बादल होने चाहिए, और टेम्परेचर लगभग -10 से -12 डिग्री के बीच में बादलों के बीच में होनी चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, जहाँ पे अगर वर्षा करानी है वहाँ पे क्या हो कि बादल 50% क्षेत्र पे बादल छाए हुए हों, हवा की गति निश्चित हो, और जो कंसंट्रेशन जो है वो मतलब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 75% से मतलब कम होने पर जो है ये प्रभावी नहीं होगी, यानी 75% से रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें। तो अभी तरीके क्या हैं इसके लिए, तो आप यहाँ पे तीन तरीके हैं। एक हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग है, जिसमें जो बादल का निचला हिस्सा होगा उसमें जो है विस्फोटकों के माध्यम से सीडिंग एजेंट को पहुँचाया जाएगा। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग है, जिसमें जो एयर जो धाराएं हैं उसमें, हवा की धारा है उसमें, उसके जो है उसमें हॉरिजॉन्टल रूप से प्रवाह कराया जाएगा, जिससे जल होगा बादलों में प्रवेश कर जाएगा। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में स्टैटिक क्लाउड सीडिंग है, इसमें जो है सिल्वर आयोडाइड का रसायन जो होगा वो बादलों में छिड़काव किया जाएगा। 3 तरीके हैं, बस ध्यान देना, प्रीलिम से पूछेगा नहीं। क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, बाकी चीज़ें नहीं पूछेगा, मुझे उम्मीद है कि नहीं पूछेगा। अब आता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के पुरस्कारों की घोषणा की गई। ये किसकी पहल है, तो स्वच्छ वायु जो सर्वेक्षण है वो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है, और एनसीएपी के तहत इसको शुरू किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत इसको शुरू किया गया है। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था ना, एनसीएपी पे थोड़ा सा और आते हैं, एनसीएपी को थोड़ा सा और देखते हैं। तो आपने देखा होगा प्राण पोर्टल पढ़ा होगा। ठीक, प्राण पोर्टल को बताया गया था कि यही जो है एनसीएपी के कार्यान्वयन की जो निगरानी करता है और जनता तक जो है वायु गुणवत्ता की जानकारी के लिए लॉन्च किया गया। कौन सा, प्राण पोर्टल। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी प्राण पोर्टल करता है। तो अब आप नीचे आपने क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पढ़ना ये है कि इसमें की जो है कि ये किसकी पहल है, तो आपको स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है, और एनसीएपी के तहत इसको शुरू किया गया। ठीक, जो एनसीएपी है इसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा व्यापक पहल के रूप में लॉन्च किया गया, जिसमें करना क्या है कि इसमें शहरी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वायु क्वालिटी यानी एयर क्वालिटी में सुधार करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो समाज के सभी वर्ग हैं इसके बीच में जागरूकता फैले। ठीक, नागरिकों को वायु प्रदूषण से जो जोखिम है उससे निपटने में जानकारी दें, वायु की गुणवत्ता की स्थिति को तुलना करें, और एनसीएपी के तहत जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आता है कि जो एनसीएपी है इसके तहत जो कवर किए गए 131 शहर हैं उसको प्राण पोर्टल, अब बताया ना, प्राण ऑनलाइन पोर्टल आया यहाँ पे न्यूज़ में,
तो जो 131 शहर है उस प्राण पोर्टल पर जो फ्रेमवर्क उपलब्ध कराए गए हैं उसी तरह से जो है ऑटो जिसका इवोल्यूशन करना आवश्यक है। जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम इसकी जांचने के लिए डैशबोर्ड है क्या, प्राण पोर्टल। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब इसी 131 शहरों को जो संख्या के आधार पर 3 समूह में बांट देते हैं और फिर इनको राशि से जो है पुरस्कृत किया जाता है। ये चीज़ें हैं। अब आता है कि जो मुख्य बात ये आती है कि जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आया उसमें कुछ कौन कौन सी बिंदुएं आई हैं। तो 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले शहर है उसमें इंदौर पहला स्थान पर आया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। 3 से 10 लाख की जो जनसंख्या वाले शहर है उसमें अमरावती प्रथम स्थान पर रहा है। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर है उसमें जो है परवाणु हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो आपको तीनों याद रखना है। इंदौर 10 लाख से अधिक वाले जनसंख्या वाले शहरों में, 3 से 10 लाख वाले में अमरावती है, और 3 से कम लाख जो जनसंख्या वाले शहर उसमें जो है आपका हिमाचल प्रदेश का परवाणु है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब जो वायु सर्वेक्षण जो सूचकांक जो सर्वेक्षण होता है स्वच्छ वायु का उसमें कौन कौन से सेक्टर में किसका कितना भारांश है वो चीज़ें देख लो। तो बायोमास और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट दहन 20% है, सड़क की धूल 20% है, निर्माण से कितना अपशिष्ट हो रहा है वो 5%, वाहन से कितना उत्सर्जन हो रहा है उसका 20%, अनुत्सर्जन 10%, PM10 में सांता 2.5%। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं बताई गई हैं। बस मैं पढ़ा इसलिए दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप कुछ छोड़ते नहीं है, कुछ बहुत चीज़ें छोड़ दे रहे हैं, पर मैं जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना है। क्योंकि जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें सवाल PYQ देखने के बाद कि ये यहाँ से सवाल बनेंगे उसको मैं करा रहा हूँ, और मैं बोल भी रहा हूँ कि इसको आप स्टार मार्क करना। वैसे मैं पढ़ा तो पूरा रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैंने आपको कुछ छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन मैं जहाँ आप सवाल बनेंगे उसको मैं स्टार मार्क करके बोल रहा हूँ कि इसको विशेष ध्यान देना आप। ठीक है, तो वो चीज़ को आप ध्यान देते रहना। अब हम लोग आते हैं अपने जल प्रदूषण, यानी हमने वायु प्रदूषण को पूरा कंप्लीट कर लिया। अप्रैल से दिसंबर के बीच में वायु प्रदूषण के जो भी कंटेंट थे वो खत्म हो गए हैं। जल प्रदूषण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। भारत में ग्राउंड वाटर इन इंडिया, भारत में भूजल, ये सुर्खियों में रहा है। तो इसके बारे में हम लोग समझना है। तो पहला आपका जो मतलब यूनिट है उसमें यह है कि ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो न्यूज में क्यों रहा, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उन्होंने 2023 के लिए देश की जो सक्रिय भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट है, यानी कि डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, इसको जारी किया। किसने जारी किया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 2023 के लिए देश की सक्रिय भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट को जारी किया। ठीक है, तो ये आपको इसलिए न्यूज में रहा। तो तथ्य यह है कि जो यह आकलन जो है केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों द्वारा ज्वाइंट रूप से जारी किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन करते हैं इसका आकलन, और इसका मूल्यांकन जो है 1980 के बाद में किया जा रहा है, प्रतिवर्ष 2022 से किया जाता है। ठीक है, रिपोर्ट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो जल संसाधन पे जो निकाय जो नज़र रखते हैं वो 4-5 जो है प्रमुख निकाय हैं। जैसे कि जल संसाधनों पर नज़र रखने वाले निकाय ये हैं कि जल शक्ति, ग्रामीण विकास, कृषि कल्याण मंत्रालय जैसे केंद्रीय मंत्रालय ये निकाय रखते हैं नज़र। राज्य सरकार के जो भूजल विभाग है वो नज़र रखते हैं। राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो नज़र रखते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है, ये सारे जो प्राधिकरण है वो क्या करते हैं, वो भी नज़र रखते हैं जल संसाधनों पे। तो इस रिपोर्ट में जो कि 2023 के लिए सक्रिय भूजल संसाधन का आकलन रिपोर्ट जारी हुआ है, उस रिपोर्ट में क्या बातें की गई हैं उसको हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये चीज़ें इसमें यह है कि भारत की जो है इस रिपोर्ट की बातें ये हैं कि रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देखना है। तो भारत में जो है कुल वार्षिक भूजल भरण क्या है, मतलब पुनर्भरण, यानी पुनर्भरण मतलब फिर से रिचार्ज होना है। ठीक है, तो वो ध्यान देना है कि वर्तमान में ये बढ़ा है 2022 के अलावा जो है इसमें बढ़ करके 449 बिलियन घन मीटर हो गया है। प्रमुख रूप से वृद्धि कहाँ पे देखी गई है भूजल में, तो पश्चिम बंगाल, आसाम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, बिहार में देखी गई है। जो ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट हैं जहाँ पे अधिक जो है भूजल निष्कासन हुआ है, तो वो देखना ये है कि कुल भूजल क्षेत्र का कुल 17% है। सबसे अधिक कहाँ निष्कासन हुआ, तो पश्चिमोत्तर भाग में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अविवेकपूर्ण तरीके से भूजल का निष्कासन हुआ है। गुजरात और राजस्थान में भी अधिक दोहन हुआ है। दक्षिणी भाग में तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी कुछ चट्टानी जो संरचनाएं कठोर हैं क्रिस्टल रूप से, तो वहाँ भूजल की उपलब्धता कम है। क्रिटिकल इकाइयाँ जहाँ की भूजल का निष्कासन जो है 100 से 90% है, तो वो देखना है कि कुल पुनर्भरण क्षेत्र का केवल 3% हिस्सा है। ठीक, सेमी क्रिटिकल जो है वो कुल पुनर्भरण क्षेत्र का 12% है। सेफ जो ऐसी हैं उसमें कि सेफ इकाइयाँ मतलब कि इसमें ध्यान देना कि इसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो आपको ध्यान देना है कि 600, ये मतलब इसमें ध्यान देना है कि आपका जो है 493 जो है इसको जो आकलन इकाइयाँ हैं, यानी यहाँ पे ऐसी इकाइयाँ यहाँ पे आकलन की गई जहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो जल का निष्कासन है वो कम है। तो ये चीज़ क्या है कि कुल पुनर्भरण क्षेत्र का 66% है। तो चीज़ें इसमें सवाल ये नहीं पूछेगा कि इस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है।
आपको इसमें से प्रमुख बिंदु ध्यान का देना है, इसमें ये ध्यान देना है कि प्रमुख रूप से जल का निष्कासन जो कहाँ हुआ है, तो पश्चिमोत्तर भाग में इन राज्यों में हुआ है अविवेकपूर्ण तरीके से, राजस्थान गुजरात में हुआ है, और दक्षिणी भाग में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हुआ है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना ये जो राज्य हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि वाटर रिचार्ज हुआ, पुनर्भरण, यानी कि वार्षिक जो जल है वो ग्राउंड वाटर वो रिचार्ज हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। भारत में जो भूजल की स्थिति ये है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है उपयोग करता है भूजल का। ठीक, अब ये भारत जो है वो यूएसए और चाइना से भी अधिक भूजल का उपयोग करता है। ठीक है, एक बात ये ध्यान देना आपको। अभी यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमैनिटी सिक्योरिटी ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिपोर्ट का आकलन किया, जिसमें बताया गया जो गंगा के सिंधु मैदान है, सिंधु गंगा के मैदान है, कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल की कमी अपने चरम बिंदु को पार कर चुके हैं। सच बात है। तो भूजल की कमी के प्रभाव क्या हुए हैं ये सब ध्यान देना। और ये बताया गया, अनुमान भी लगाया गया कि जो संपूर्ण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है 2025 तक इसमें भूजल की उपलब्धता अब सबसे गंभीर रूप से कम रहेगी। ठीक है, गंभीर रूप से कम रहेगी, ये चीज़ बताई गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भूजल स्तर है उसका कम होने का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ये ध्यान देना है कि सिकुड़ते जो एक्विफायर्स, इससे भूमि धसा हो सकता है, खाद्य सुरक्षा, किसानों के आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा, जल निकासी से जल की गुणवत्ता की चिंताएं बढ़ जा रही हैं, जल आपूर्ति की जो लागत बढ़ रही है, ठीक, सतही जल की आपूर्ति में कमी भी आई है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में थोड़ा सा देखना है कि इसका केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में देख लो, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो फरीदाबाद हरियाणा में है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में इसको ध्यान देना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, फरीदाबाद जो है हरियाणा में है। कंफ्यूज मत होना, दिल्ली उल्ली मत मार के चले आना, गलत कर लोगे आप। केंद्रीय भूजल बोर्ड का मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो भूजल संसाधन है उसका दक्षतापूर्ण पर मैनेजमेंट करने के लिए, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करने के लिए, प्रसार करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज को लागू करना इसका कार्य सौंपा गया है। वाटर ट्रेडिंग है, सुर्खियों में क्यों रहा कि नीति आयोग ने जो है उपचारित अपशिष्ट जल है जो भी, और उसका पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म पे एक डॉक्यूमेंट को जारी किया। तो वाटर ट्रेडिंग क्या है इसको पहले समझते हैं, मैकेनिज्म क्या है, तो वो चीज़ समझते हैं, आराम से इसको समझेंगे। तो वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, उसके बारे में जानने से पहले हमें समझ लेना है कि वाटर ट्रेडिंग होता क्या है। तो वाटर ट्रेडिंग वो होता है कि जो जल है उसको पब्लिक जो है एक कमोडिटी के रूप में नहीं मानना है। जैसे क्या है कि आप समझो कि अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में आप जाते हो तो प्लास्टिक पानी की बोतल खरीदते हो पीने के लिए, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले क्या स्थिति थी, कभी पानी का बोतल खरीदने के लिए आपने सोचा था? नहीं। अभी भी जो है जल को सार्वजनिक वस्तु मानते हैं लोग। आप कहीं गांव में चले जाओ, हर जगह वैसे भी तो अभी भी स्थितियाँ यही है, गांव में चले जाओ, वहाँ जो है जल के पानी, मतलब जल को किसी को मना नहीं करेगा, उसको जैसे मन करे वैसे ही बहाओ उसको, मतलब कोई उसको एक मानते हैं कि सार्वजनिक वस्तु है, वो हमारे लिए फ्री है। यही अवधारणा को जो है बदलने के लिए वह क्या है कि जो सार्वजनिक वस्तु नहीं मानना, उसको एक कमोडिटी, एक खरीद योग्य वस्तु के रूप में मान्यता देता है वाटर ट्रेडिंग। ठीक, अब जो जल का उपयोग करता होगा और जल की जो आपूर्ति करता होगा उसके बीच में जो व्यापार होता है इस वाटर ट्रेडिंग के माध्यम से होता है। तो जो कोई जल कंपनी होगी वो तीसरे पक्ष से जल खरीदेगी और किसी उपयोगकर्ता को बेचेगी, तो वो मैकेनिज्म होगा। तो यही वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म है। इसको बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यक घटक होंगे, इसेंशियल्स जो इसके लिए कंपोनेंट्स होंगे। तो जल का स्वामित्व इसके लिए स्पष्टता हो, ये बहुत ज़रूरी है। जल का अधिकार, इसको ट्रांसफ़र किया जाए जल अधिकारों को, और जो रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर है WRC, यानी कि जो जल का जो पुनः उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र है, इसका उपयोग जो है व्यापार योग्य परमिट के रूप में किया जा सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। इस प्रणाली के तहत जो नगर पालिका, आवासीय, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र होगा, इन सभी सेक्टर में जो जल उपयोग करता होंगे उसको पंजीकृत किया जाएगा और इन्हें जो है जल के पुनः उपयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। जो जल उपयोग करता होगा WRC को अपने खुले बाजार में बेचेगा और फिर इसको जो है अब जो इससे क्या हुआ कि इससे अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग जो लक्ष्य होगा उसको पूरा करने के लिए जो दूसरे जल उपयोग करता होंगे वो खुले बाजार से इसको खरीदेंगे। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो ये पूरा वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है ये चलता रहता है। तो यही इस पर एक डॉक्यूमेंट बनाया गया। water.org ने वाटर क्रेडिट लोन भी शुरू किए हैं। तो वाटर क्रेडिट लोन किसने शुरू किया है? water.org ने किया है, जो वैश्विक तौर पे एक NGO है जो दुनिया भर में सुरक्षित जल और स्वच्छता के लिए कार्य करता है। ये लोन क्या करेगा? स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए जो फाइनेंस की समस्या है उसको दूर करेगा, बाधा दूर करेगा। ठीक है,
तो जल संबंधित कुछ अन्य न्यूज में रहे हैं, जो खबरें हैं वो न्यूज में रही हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स मिला है। नेशनल वाटर अवार्ड्स किसने दिया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति ने चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया। ठीक, सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको मिला? तो एमपी को मिला। सर्वश्रेष्ठ जिला किसको मिला? गंजाम को मिला, उड़ीसा को। यूपी पीसीएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूछा हुआ कई बार है। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2-3 बार भी पूछा हुआ है, रिपीटेड है। तो आपको ध्यान देना वनडे एग्जाम्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन है? गंजाम, उड़ीसा का। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? तो एमपी है। जल पुरस्कार को 2018 में शुरू किया गया था जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा। ठीक है, जो जल संसाधन प्रबंधन उसमें समग्र दृष्टिकोण के लिए अलग अलग हितधारकों को यह प्रोत्साहित करता है। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स WQS, यह एक ध्यान देना है आपको कि यमुना का पुनरुद्धार के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। यमुना के जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड इसमें सुधार भी हो रहा है। तो आमतौर पे जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इसमें 2 बातें की जाती हैं कि एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, ठीक है, और दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD। इसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो BOD क्या है? BOD जो होता है, आप सब जो ध्यान देना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये मतलब कॉन्सेप्ट है, और COD ये भी जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो BOD होता है, तो जो जल में जैविक पदार्थ होंगे उसके विघटन के लिए, उसका जो है डिकम्पोज करने के लिए जल में जो घुलित ऑक्सीजन है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा क्या है? वो क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये बहुत जरूरी होती है। जो एरोबिक जीव है उसके लिए बहुत आवश्यक होती है, यानी कि जो सांस लेने वाले जो एरोबिक जीव होते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक होती है। और जैविक, ये जो क्या करते हैं? जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं। तो जो उच्च BOD होगा, ठीक, उच्च BOD जो हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, कम घुलित ऑक्सीजन और उच्च प्रदूषण को दर्शाता है, हाई पोल्यूशन को दर्शाता है उच्च BOD। ठीक है, COD क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जो जल में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के माध्यम से जो जैविक पदार्थों का विघटन है उसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जो है क्या है? वो COD है। इसका मान BOD से हमेशा अधिक होगा। COD का अधिक मान क्या बताता है? प्रदूषण का संकेत देता है। ये चीज़ें हैं, तो ये बातें यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे तो केंद्रीय वाटर कमीशन CWC बड़ा इंपॉर्टेंट ये कमीशन है। ये क्या है? आपको ध्यान देना, कोई एक जो ऐसा संगठन नहीं है जो कि स्वायत्त हो या फिर सांविधिक हो या वैधानिक हो, नहीं, ये क्या है? तकनीकी संगठन है। ठीक, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। और इसने बताया कि CWC के अनुसार कि 2023 में भारत के दक्षिण के जो राज्य है उसमें जलाशयों का जल स्तर कम है। ठीक है, ये बताया गया। ये कार्य क्या करता है CWC? तो जल संसाधनों के मामले में राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जल संसाधन है उसका नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाएं बनाता है, उसको क्रियान्वयन करता है। इसने फ्लड वॉच ऐप को प्रस्तुत किया, जो करता क्या है कि देश भर में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम डेटा को उपलब्ध कराता है। फ्लड वॉच ऐप किसने शुरू किया? सेंट्रल वाटर कमीशन ने। अब आता है जल दिवाली, यानी कि वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। बड़ा इंपॉर्टेंट कैंपेन है, वनडे एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये आपके जो घटना चक्र की किताबें होती है उसमें भी दिया हुआ है, और ये वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये किसी एग्जाम से पूछा हुआ था, JPSC या किसी एग्जाम्स में भी हाल ही फिलहाल में किसी वनडे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं जाना जल दिवाली। ठीक, तो आपको ध्यान देना इसमें कि जल दिवाली, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन चालू किया गया। क्या है? कैंपेन है, यानी कि एक अभियान है। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जल दिवाली यानी जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान का शुरुआत किया। तो अमृत मिशन के तहत जो है, और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के तहत साझेदारी में शुरू किया गया। ठीक, ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान देना है। तो किसने शुरू किया? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। ये नहीं कि जल शक्ति मंत्रालय मार के चले आना, गलती कर दोगे। जल दिवाली, वाटर फॉर वुमेन, ये इसने कि जल शक्ति दिया तो जल शक्ति लगा देना, नहीं, ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। अटल यानी अमृत मिशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत के तहत जो है NULM यानी कि राष्ट्रीय शहरी नेशनल अर्बन जो है लिवलीहुड जो है मिशन, ये इसके तहत साझेदारी में इसको शुरू किया गया। कौन कौन से चरण में होगा? तो सभी राज्यों में भागीदारी होगी। पहले चरण में इनको छोड़कर छत्तीसगढ़, मिजोरम, MP, राजस्थान और तेलंगाना, इसको छोड़कर सभी राज्यों की भागीदारी होगी। ठीक, तो बताता क्या है कि जो वाटर गवर्नेंस है, जल को प्रबंधित करने की जो गवर्नेंस है, उसमें महिलाओं को शामिल करने के लिए मंच देगा। ठीक, तो अमृत मिशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अमृत मिशन के बारे में, तो जो ये अमृत मिशन है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 500 शहरों और कस्बों में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट किया जाए, वर्षा जल की निगरानी प्रणाली को बनाया जाए और हरित स्थलों और पार्कों का विकास किया जाए।
ठीक है। अब एक बात ध्यान देना है कि 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए अमृत 2.0 जो है यूनानी की दूसरी योजना शुरू की गई है, इसी का जो सेकेंड वर्जन। इसका उद्देश्य क्या है कि सुचारू नल कनेक्शन की सहायता से जल आपूर्ति का जो है यूनिवर्सल कवरेज किया जाए। ठीक, ये बातें हैं। अब तीसरा वाला जो आर्टिकल आता है प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक ओवरशूट डे। तीसरा वाला जो आपका यूनिट है, इसमें हमने पढ़ लिया वायु प्रदूषण, दूसरा हमने पढ़ा जल प्रदूषण, तीसरा आ रहा है आपका प्लास्टिक प्रदूषण। इसमें आता है प्लास्टिक ओवरशूट डे, पहला आर्टिकल है। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि 2023 जो है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट को जो है किसने जारी किया है? स्विट्जरलैंड की एक रिसर्च कंसल्टेंसी है अर्थ एक्शन। तो अर्थ एक्शन के द्वारा जो है ये जारी किया गया प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट को। ठीक, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद जो है प्लास्टिक प्रदूषण के 3-4 आर्टिकल्स हैं, उसको खत्म करने के बाद जो हमारा ये टॉपिक होगा प्लास्टिक प्रदूषण से, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कि प्लास्टिक ओवरशूट डे है वो होता क्या है कि उस दिन को यह व्यक्त करता है जब जो है प्लास्टिक अपशिष्ट का जो उत्पादन है और उसे मैनेजमेंट करने का जो क्षमता है वो क्या हो, उससे अधिक हो जाए। जैसे कि मान लो हमने 100 टन का जो है उत्पादन किया और मेरी क्षमता जो है 50 टन का ही है उत्पादन करने की। जिस दिन ये 50 टन की, मान लो आपने जो है एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास क्षमता है 50 टन जो प्लास्टिक होगा उसको मैनेज करने की, उसको रिसाइकल करने की, उसको जो है पुनर्चक्रण करने की। ठीक, और 100 टन उत्पादन हो रहा है और जिस दिन ये 50वां हो जाएगा उस दिन उसके बाद 51वां हुआ तो उस दिन को बोलेंगे जो है प्लास्टिक ओवरशूट, यानी जो हमारी पुनर्चक्रण करने की, हमारा जो है उसको रिसाइकल करने की जो क्षमता है उससे जिस दिन अधिक उत्पादन हो जाएगा वही हमारा होगा प्लास्टिक ओवरशूट डे। ठीक, ये बात है। तो इस तरह से जो है पूर्ण स्तर पे जो है, यानी कि हमारे बड़े स्तर पे जो है जिस दिन हमारा जो है कि प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए जो भी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है उसकी क्षमता से अधिक होगी उत्पादन क्षमता, तो वो प्लास्टिक ओवरशूट डे उस दिन मनाया जाता है, उस दिन बताया जाता है। ठीक, ये चीज़ें क्या हैं, ये जो देश का कुप्रबंधित अवशिष्ट जो सूचकांक है उस पर आधारित है। जो MWI है, यानी कि जो आपका मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स है, वो क्या है कि कुप्रबंधित अपशिष्ट और कुप्रबंधित कुल अपशिष्ट उसका अनुपात है। यानी कि आप समझो कि कुल अपशिष्ट कितना हो रहा है, मान लो कुल अपशिष्ट 100 टन हो रहा है और इसमें कुप्रबंधित अपशिष्ट कौन सा हो रहा है, मान लो 50 टन हो रहा है, तो आपका कितना, ये इसका रेशियो क्या हो गया आपका जो है टोटल ये निकल के आएगा MWI, यानी कि कुप्रबंधित जो है अपशिष्ट सूचकांक। ये सूचकांक ऐसे ही निकल कर आएगा। तो अभी ध्यान देना आपको कि 2023 में कब मनाया गया, तो प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया आपका 28 जुलाई 2023 को। इसी तरह से जो है अर्थ ओवरशूट डे, यानी कि वो भी मनाया जाता है, यानी कि जितने संसाधन उपलब्ध हैं एक वर्ष में यूज करने के लिए मानव उसके उस वर्ष में उतने संसाधनों के साल भर के संसाधनों का किस दिन इस्तेमाल हो गया तो उसको बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे। तो ये भी होता है, ये भी न्यूज में था। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे है भारत जो पूरे विश्व में वो कब मनाया गया, तो 28 जुलाई 2023 को मनाया गया। ठीक है, भारत के संदर्भ में 6 जनवरी 2023 को जो है भारत में प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया। भारत 12 देशों में से वो है जो दुनिया का जो 52% से अधिक जो कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट है उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक, भारत जो है वेस्ट स्पॉन्ज का हिस्सा बन गया है, यानी आपको वेस्ट स्पॉन्ज का हिस्सा मतलब ये है कि जहाँ प्लास्टिक की खपत तो कम है लेकिन उसका होने वाला प्रदूषण क्या है, हाई लेवल का है। तो ये बातें यहाँ पे इसका है, तो भारत इसका जो है हिस्सा भी बन चुका है, ये भी बात है। अब डेटा देख लें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊपर आपने पढ़ा ना, इसके अनुसार क्या है, इसके डेटा को आप मेंस में भी आंसर में लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ष हम जो है 3.4 मिलियन टन का जो है प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन कर रहे हैं और केवल 12.3% ही इसका हम पुनर्चक्रण कर पा रहे हैं। ठीक, भारत में जो 98.55 जो अपशिष्ट है उसका ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है, ये भी समस्या है अर्थ एक्शन के दौरान। तो ये डेटा को आप चाहें तो मेंस के अपने आंसर में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में नए जो साधन है वो कौन कौन से लाए गए हैं वो चीज़ें हम लोग को थोड़ा देखना है ध्यान से। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में नए नए जो साधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्लास्टिक क्रेडिट है पहला। प्लास्टिक क्रेडिट क्या करता है, व्यापार योग्य क्रेडिट का एक रूप है, जैसे कि आपने सुना होगा ना कार्बन क्रेडिट, उसी तरह से ये भी कार्य करता है जिसमें जो कंपनियां होंगी, कार्बन क्रेडिट को मैंने पिछले क्लास में बताया भी था आपको अच्छे तरीके से। उसी तरह से जो है ये प्लास्टिक क्रेडिट है जिसमें जो अपशिष्ट जो कंपनियां होंगी प्लास्टिक अपशिष्ट जब उत्पन्न हो जाएगा तो उसकी भरपाई के लिए जो है खरीद बिक्री करेंगे किसकी, प्लास्टिक क्रेडिट की। ठीक, प्लास्टिक ऑफसेटिंग है, यह जो कॉन्सेप्ट है इस पर आधारित है कि जो कंपनियां होंगी और उपभोक्ता होगा
अपने प्लास्टिक उपभोग की प्रतिपूर्ति जो कैसे करेंगे, प्लास्टिक क्रेडिट की खरीद करके करेंगे। प्लास्टिक न्यूट्रलिटी क्या है, इसका क्लेम तब किया जाएगा जब किसी कंपनी ने जो है एक निर्धारित अवधि होगी, यानी कि एक जो निर्धारित टाइम पीरियड होगा उसकी में अपना जो संपूर्ण प्लास्टिक फुटप्रिंट है, ठीक है, उसके लिए पर्याप्त प्लास्टिक क्रेडिट खरीद कर ली हो, तो वो प्लास्टिक न्यूट्रलिटी की जो है कॉन्सेप्ट तभी क्लेम कर पाएगी। तो 3 कॉन्सेप्ट हैं जो प्लास्टिक प्रदूषण को जो है नए नए इसी तरीके हैं जिसमें से कम कर सकते हैं, नए साधन से। हालांकि ये कहीं ना कहीं जो है अभी उतने व्यापक स्तर पर इस्तेमाल में तो नहीं लाए जा रहे हैं, पर एक नए जो उभरते हुए कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे बताया था कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने आपको प्लास्टिक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक की जब सरकार ने रोक लगाई थी तो उस पर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा था, जिसमें जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसको जो है ये भी समझाया था उस आर्टिकल्स में। वो राष्ट्रीय सहारा और दैनिक जागरण में पब्लिश भी हुआ था। मैंने उस आर्टिकल को अपने टेलीग्राम पे शेयर भी किया हुआ है बहुत पहले का, उसको देखिएगा आप लोग जा करके मीडिया वाले सेक्शंस में टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लास्टिक प्रदूषण पे अंकुश लगाने के लिए कुछ नई नई पहले की गई हैं, जैसे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। यह क्या है, यह जो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक होती है उसका निर्माण करना, उसका आयात करना, उसका भंडारण करना, उसका वितरण करना, उसका बिक्री करना, उसका उपयोग करना, उस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। ठीक, तो कैरी बैग की जो मोटाई थी उसको भी बढ़ा दी गई है, 50 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन कर दी गई है। ठीक, और प्लास्टिक उत्पादकों के लिए जो है जो प्लास्टिक उत्पादन कर रहे हैं वो उसके लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो जो है दिशा निर्देश भी जो है जारी की हुई है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको जो है उसका रिसाइकल करना, उसको रीयूज करना, ठीक है, उसका जो है निस्तारण करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रोड्यूसर है, वही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी कॉन्सेप्ट में आता है। प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधन नियम भी लाया गया 2022 में। इसका उद्देश्य था कि जो प्लास्टिक पैकेजिंग होगा उसमें जो है अपशिष्ट की जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत की जाए और पुनर्चक्रण अवसंरचना का विकास की जाए। निजी सेक्टर भी जो होगा वो क्या करेगा आपका कि इसमें इंडिया प्लास्टिक पैक्ट और अन्य प्लास्टिक कलेक्टिव की पहलों के माध्यम से सहयोग करेगा। ठीक है, अभी भारत ने भी प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी के लिए जो है नेशनल सर्कुलर इकोनॉमिक रोड मैप भी दस्तावेज भी जारी किया है, जिसमें 7 बिंदुओं का उल्लेख भी किया गया है। इसमें 7 बिंदु ये है ना, ये फ्रेमवर्क, इसमें देखेंगे आप फ्रेमवर्क में ये चीज़ें हैं। अच्छा, अभी आपने देखा होगा इसमें कि अभी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रकृति और हरित पहलों को भी शुरू किया गया है। वैश्विक स्तर पर देखिए तो जो यूएन की जो राष्ट्र की जो पर्यावरण सभा है उसने जो है एंड प्लास्टिक जो है पॉल्यूशन के नाम से एक संकल्प को भी अपनाया है, जिसमें जो है कि 175 देशों में नैरोबी में जो है इसके सभा में संकल्प लिया, जिसमें करना क्या था कि कानूनी रूप से एक ऐसा समझौता बनाया जाए जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करे। अभी जो है प्लास्टिक सतत विकास पे जो Rio 20 जो है उसमें भी क्या Rio 20 में प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री अपशिष्ट पे इसको लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, ग्लेटियर क्या है, ग्लोटियर नॉर्वे सरकार IMO और FAO के बीच में परियोजना है जिसमें बताया गया कि जो समुद्र में प्लास्टिक अपशिष्ट है उसको कम किया जाए, ग्लोटियर। ठीक, अभी एक लंदन कन्वेंशन भी है, ये क्या है कि प्लास्टिक अपशिष्ट और अन्य पदार्थों की डंपिंग द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम कन्वेंशन 1972 को लागू किया गया है। तो चीज़ें ये है कि इसमें से सवाल नहीं पूछेगा, सवाल जो आपको पूछने वाला वो चीज़ है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 इसमें किस पे रोक लगाया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेना है आपको। ठीक है, वो चीज़ें हैं। अच्छा, अभी आपको ध्यान देना है प्लास्टिक ओवर शूट डे पे। ठीक, बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी चीज़ें आपको बस पढ़ा दिया हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जीरो वैश्विक संधि का जीरो ड्राफ्ट, यूएनईपी की जो अंतर सरकारी वार्ता समिति है, ठीक है, अंतर सरकारी जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी है, इसने जो है आपको ध्यान देना है कि प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का जीरो ड्राफ्ट जारी किया है। जीरो ड्राफ्ट का प्रमुख बिंदु क्या है कि सर्वाधिक खतरा करने वाले जो प्लास्टिक होंगे उसका वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध रहेगा, प्रतिबंध करना है। प्रतिबंधित प्लास्टिक में केवल सिंगल यूज वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, ड्राफ्ट में जो है कम समय में नष्ट होने वाले प्लास्टिक पे भी प्रतिबंध बनाया गया है। प्रत्येक राष्ट्र को जो संधि होगा उसमें योगदान के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करना और क्रियान्वयन करना होगा। ठीक, ये क्या है, पेरिस पे जलवायु समझौता उसी के समान है। तो यूएन की ईवीपी की जो अंतर सरकारी वार्ता समिति है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो आईएनसी है उसका गठन यूएनईपी ने किया है। इसका कार्य यह है कि जो समुद्री पर्यावरण है और अन्य क्षेत्र है उसमें प्लास्टिक प्रदूषण को जो रोकथाम के लिए बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि तैयार करनी है। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान देना इसमें। इसका उद्देश्य है कि 2024 तक जो है पूरी तरह से आपको
प्लास्टिक प्रदूषण पे वैश्विक और कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि तैयार कर ली जाए, इसका उद्देश्य यही है। ठीक, तो यूएनईपी की जो अंतर सरकारी समिति है वो क्या है कि समुद्री पर्यावरण में जैसे प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसके लिए एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक, अब आता है हम लोग का चौथा वाला आर्टिकल, लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भू निम्नीकरण। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या है कि ये भी प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, इस तरह से भूमि क्षरण हो रहा है उस पर। तो यूएनसीसीडी का डेटा डैशबोर्ड है। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि जो यूएन का जो है मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन है, इसने अपना पहला डेटा डैशबोर्ड को लॉन्च किया, जिसमें 126 देशों से आंकड़ों का संकलन किया गया। किसने जारी किया? यूएनसीसीडी ने जारी किया। क्या जारी किया? पहला डेटा डैशबोर्ड जो है ये लॉन्च किया, जिसमें 126 देशों के उसमें से आंकड़ों का संकलन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक, तो प्रमुख बिंदु ये हैं। भूमि निम्नीकरण होता क्या, पहले वो जान लो, फिर इसके बारे में यूएनसीसीडी के बारे में समझेंगे, फिर भारत ने क्या पहले की हैं, फिर जो है ये डेटा पे समझेंगे। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है, पहले उसको समझो आप। तो क्या होता है कि जो भूमि की उत्पादक क्षमता होती है उसमें गिरावट होगी और हानि होगी, तो उसको बोलेंगे भूमि निम्नीकरण। ठीक, 109 देश हैं, उन्होंने 2030 के लिए स्वैच्छिक भूमि निम्नीकरण तटस्थता लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यानी कि आपको ध्यान देना है आपको कि एलडीएन आपको लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करना है। ठीक, यानी कि आप इसमें क्या होगा कि जो आवश्यक भू संसाधन की मात्रा होंगी, अगर उसमें जो है मतलब गुणवत्ता और जो स्थितियां वर्तमान में वो बनी रहें, तो ऐसे लिए जो है 109 देशों ने इसके लिए जो है स्वैच्छिक भूमि निम्नीकरण तटस्थता लक्ष्य निर्धारित किया। यानी कि हमें जो है भूमि का जो निम्नीकरण है, डिग्रेडेशन है, उसको रोकना है। तो इसके लिए जो है यूएनसीसीडी के जो है इस यूएनसीसीडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है और इसके जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसको निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है, एकमात्र यही है। 1994 में इसका स्थापित किया गया था। 197 पक्षकार देश हैं, भारत भी इसमें है। ठीक, भारत में इसका जो पक्षकार है, इसका जो कन्वेंशन है, इसको लागू करने के लिए कौन मंत्रालय नोडल में है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अच्छा, COP28 हुआ था, उसी के तर्ज पे ग्लोबल ड्रॉप्ड स्नैपशॉट रिपोर्ट भी इसने जारी की। ठीक, जो करता है इससे पहले जो है इसने 2018 से 2030 के बीच में रणनीतिक फ्रेमवर्क भी जारी किया था, जो भूमि निम्नीकरण का न्यूनीकरण करेगा, अनुकूलन करेगा, प्रबंधन करेगा, फंडिंग जुटाएगा और सुधार लाएगा भागीदारी के माध्यम से। ठीक, ये चीज़ें हैं। भारत ने जो भूमि निम्नीकरण के लिए कौन कौन सी पहले की हैं, तो वो देखना आपको कि 2030 तक जो है वो 26 मिलियन हेक्टेयर को जो है वो, ये इसी को ध्यान देना, 26 मिलियन हेक्टेयर पे जो है वो निम्नीकृत और नवीनीकृत, ठीक है, जो निम्नीकरण जो हो चुका है और जिसको जो पुनर्चक्रण के माध्यम से या जिस तरह से जो है सस्टेनेबल यूज के माध्यम से नवीनीकृत करना है, इस तरह से भूमि पुनरुद्धार के लिए बॉन चैलेंज में शामिल हुआ है। तो भारत जो है 2030 तक, ठीक, भारत ने जो है कि अभी भूमि निम्नीकरण से निपटने के लिए जो राज्यवार जो है निम्नकृत भूमि है, जो डिग्रेडेड लैंड है, उसकी पहचान के लिए उसने जो है एटलस जारी किया है मरुस्थलीकरण का, भूमि निम्नीकरण का। भारत जो है एकीकृत जल संभर जो है प्रबंधन कार्यक्रम को भी लॉन्च किया हुआ है, जलभृत प्रबंधन कार्यक्रम। भारतीय जो है हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन भी चलाया जा रहा है। संधारणी भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम भी भारत सरकार ये चला रही है, जो कि भूमि निम्नीकरण के लिए निपटेगी। ठीक, तो अभी यूएनसीसीडी का जो डेटा डैशबोर्ड है वो लॉन्च किया गया, जो 126 देशों से आंकड़ों का संकलन किया है। तो इसमें बताया गया है कि 2015 से 2019 के बीच में प्रतिवर्ष कम से कम जो है 100 मिलियन हेक्टेयर जो है वो क्या था, स्वस्थ, और जो उत्पादन वाली भूमि थी वो क्या हो गई थी, डिग्रेड होकर, यानी कि निम्नीकरण उसकी हो गई थी। ठीक, भारत को जो रिपोर्ट किया गया उसमें बताया गया कि 9.45 जो भूमि क्षेत्र है वो क्या है, निम्नीकृत हो चुका है। ठीक, ये भी ध्यान देना है कि सबसे अधिक जो है पूर्वी मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई क्षेत्र जो है सबसे गंभीर निम्नीकरण के क्षेत्र से गुजर रहे हैं। भारत का जो है 36% भूमि जो है सूखे क्षेत्र से प्रभावित हो चुका है 16 से 19 के बीच में। ठीक, वैश्विक क्षेत्र जो है वो 50%। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं इसमें। अच्छा, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, जो ये क्या है, कृषि और खाद्य कृषि संगठन ने सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म यानी कृषि में समन, अनुकूलन, नीति और जोखिम प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म जब तब होता है जब जो है कि जो तेज हवाएं होंगी, प्रबल होंगी, और विक्षोभ वाली जो पवनें होंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, निम्न वनस्पति आवरण, यानी कि जो भूमि जिस पे वनस्पति नहीं हो, ठीक है, वो शुष्क भूमि होगी, वहाँ से मृदा के छोटे कणों को वहाँ क्या करेंगी, अपरदित कर देंगी। ठीक, तो वहाँ से धूल उड़ेगी
अब आप ध्यान दो कि विश्व में जो 75% धूल होती है वो प्राकृतिक स्रोत से और 25% जो मानव जनित स्रोत होते हैं वहाँ से उत्पन्न होती है। तो जो सैंड और डस्ट स्टॉर्म के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है? तो भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, कृषि और वनों की कटाई हो रही है, इसलिए जो है सैंड और डस्ट स्टॉर्म आ रहे हैं। इसका प्रभाव पड़ता है कि ग्लेशियर में जब धूल जमा होगा तो वहाँ उष्णता बढ़ जाएगी, बर्फ पिघलने की रेट बढ़ जाती है। सैंड ब्लास्टिंग की जो समस्या होती है इसकी वजह से पौधे टूट जाते हैं, धूल में दब जाते हैं, पौधों की जड़ें बाहर दिखने लगती हैं, कृषि की भूमि कम हो जाती है। ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग मतलब होता क्या है कि जो महीन कण होंगे ना वो मृदा की ऊपरी परत पर जो है हाई जो वेग होगा उससे गिरेंगे, तो इसका क्या होगा कि जो ऊपरी सतह होगा मृदा का, जो अच्छी मृदा होगी वो खराब हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स हैं इसको कम करने के लिए कुछ पहले की गई है, वैश्विक स्तर पर पहल की गई है, भारत द्वारा भी पहल की गई। तो वैश्विक स्तर पर ध्यान देना है आपको कि 1994 में UNCCD को अपनाया गया था, 96 में लागू किया गया, जिसको बारे में आपने पढ़ा। ठीक, 2019 में UNCCD का जो है उसका 14वां सम्मेलन हुआ, COP14 हुआ। ठीक है, इसमें जो है यूनाइटेड नेशन कोलिशन ऑन जो है कॉम्बैटिंग SDS शुरू की गई थी पहल। अच्छा, WMO जो है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म परियोजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि WMO ने शुरू किया है। UNCCD के बारे में जानिए। तो भारत के लिए क्या पहल की गई है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म को कम करने के लिए? तो अरावली है, यहाँ पे ध्यान देना इस चीज़ को कि भारत ने क्या पहल किया है। तो अरावली श्रेणी है उसके चारों तरफ जो है बफर क्षेत्र बनाने के लिए अरावली हरित दीवार परियोजना शुरू की गई है। ये भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है जो भारत में क्यों शुरू किया, जो भारत का नक्शा आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है थार मरुस्थल यही है, थार मरुस्थल का विस्तार होगा, इसको रोकने के लिए अरावली हरित दीवार परियोजना को शुरू किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जो है NAPCC, इसके तहत जो है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की भी शुरुआत की गई है। नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, इसकी शुरुआत किसके तहत की गई है? तो NAPCC के तहत की है, यानी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत की गई है। तो दो जो कार्य योजनाएं हैं इसके तहत इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, कुछ अन्य जो सुर्खियां न्यूज में रही हैं, तो पहला है ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये थोड़ा सा नए चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी, तो इसके बारे में हम लोग को समझना है। आपको पता होगा कि जो ओजोन होती है वो आपका मेनली जो है समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, लेकिन अगर आप समझो कि अगर जब क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर में जब ओजोन बनने लगती है उसको बैड ओजोन बोलते हैं। ये क्या है? एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक, कैसे पैदा होती है? जब दो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, ठीक है, और वाष्पशील जो कार्बनिक यौगिक होंगे, सूर्य के जो प्रकाश रहेगा या फिर जो स्थिर वायु होगा उसमें क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये कैसे उत्सर्जित होती है? तो कार में, विद्युत संयंत्र में जो बॉयलर्स होंगे, रिफाइनरी होंगी, यहाँ से शुरू होंगी। इससे होगा क्या कि सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, वन पारिस्थितिकी तंत्रों को नुकसान पहुंचता है। ये नीचे लेयर वाली जो ओजोन होती है उसको बैड ओजोन बोलते हैं। तो ध्यान देना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा। ठीक, ये इसके अनुसार क्या है कि धरातली जो ओजोन है, जो ग्राउंड लेवल की ओजोन, दिल्ली के प्रमुख प्रदूषक के रूप में उभरना शुरू हो गई है। ये इसलिए न्यूज में रहा। ठीक है, वो चीज़ आपने देख लिया। अब आता है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की शुरुआत किसने की थी? तो किसने घोषणा की? तो UNEP ने की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में शुरुआत की। किसको दिए जाते हैं? तो उन व्यक्तियों, समूहों, संगठनों को दिए जाते हैं जिनके थ्रू जो है जो ऐसे कार्य किए हों जिन पे जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ा हो। ठीक, तो ये जो है 2023 के पुरस्कार जो है वो प्लास्टिक जो प्रदूषण को खत्म करने के प्रयासों के लिए घोषणा की गई है। 4 श्रेणी में दी गई है। तो आपको ध्यान देना है कि 4 श्रेणी में दी गई है। तो इसमें कौन कौन सी श्रेणी में है ध्यान देना है आपको कि जो पॉलिसी लीडरशिप में है। ठीक है, तो आपको देना है फिलीपींस की मेयर को दिया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक, इंस्पायरेशन और एक्शंस ऐसी कार्रवाई के लिए जो है एलन मैकआर्थर फाउंडेशन को दिया गया है, जिन्होंने प्लास्टिक जो है जीवन चक्र दृष्टिकोण प्लास्टिक सहित को मुख्य धारा में लाने के लिए चुना गया। एंटरप्रेन्योर विजन के लिए दिया गया है ब्लू सर्कल, चीन की पहल को, जिसने जो है प्लास्टिक प्रदूषण को पुनः जीवन चक्र को समझने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग और ब्लॉकचेन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। दूसरा जो है इसमें दिया गया जोस मैनुअल मोलर को, जो एल्गार्मो के जो है संस्थापक हैं। और तीसरा दिया गया साइंस एंड इनोवेशन में, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है उसको चुना गया, जो कर क्या रही है? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च कर रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इथिलीन ऑक्साइड को जो है ये न्यूज में रहा है, क्योंकि तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो यूरोपियन आयोग है इसने जो है इथिलीन ऑक्साइड को कीटनाशक अवशेष जो है इंसेक्टिसाइड रेसिडुअल के रूप में जो है इसको वर्गीकृत किया है। पहले किस में था? फ्यूगमेंट के रूप में वर्गीकृत था। फ्यूगमेंट क्या होता है?
तो फ्यूगमेंट वो होता है कि कीटों को नियंत्रित करने की प्रणाली होती है, ठीक है। तो ये अच्छा फ्यूगमेंटेशन होता है, इसमें कीटों का जो है जो क्या करते हैं, इसको जो है कीटों को जो है इसको मारते हैं, ठीक, इसको प्रबंधित करते हैं, उसका जो है नियंत्रित करते हैं। तो अभी एथिलीन ऑक्साइड को कीटनाशक अवशेष के रूप में वर्गीकृत कर दिया है, यानी अब इसका अर्थ यह है कि जो ईयू को निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पाद होंगे उस पर अनिवार्य रूप से इसका जो है परीक्षण किया जाएगा, ठीक। जो एथिलीन ऑक्साइड इसका उपयोग क्या होता है कि एंटी फ्रीज सहित जो अन्य रसायन उसका उत्पादन करने के लिए किया जाती है। क्या होती है, मीठी गंध वाली जो होती है ज्वलनशील रंगहीन गैस होती है, इसका रंग नहीं होता है, ठीक है। कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है कम मात्रा में, ठीक, ये बातें हैं आपको। अच्छा, एंडोसल्फान जो है एनजीटी ने केंद्र सरकार को, कर्नाटक को और केरल को जो है नोटिस जारी किया। एनजीटी का गठन कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा, 2010 में बता देना हूँ, कमेंट करोगे, आसान ही है, सबको पता है अब तो। लेकिन एनजीटी के जो वर्तमान में जो है इसमें आपको ध्यान ये देना है कि हाल ही में जो है अभी ये 2023 में ही 8वां जो महीना चल रहा था उसमें अगस्त वगैरह में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो क्या हुए आपके इसके चेयरमैन नियुक्त हुए एनजीटी के, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ध्यान नहीं देना, गलत मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा नोट कर लेनी है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये इस एनजीटी ने किसको नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार को, केरल को और कर्नाटक को। क्यों नोटिस जारी किया, क्योंकि एक जो है केरल में एक जो है कासरगोड जिला है, उसमें पहाड़ी क्षेत्र है मिंची पड़ाऊ, इसमें यहाँ पे एंडी सल्फान की डंपिंग का शिकायत मिला था। एंडी सल्फान क्या है, एक आर्गेनो जो है क्लोरीन कीटनाशक है, ये कीटनाशक है जो अलग अलग फसलों में जैसे कि जो कीड़ा लगते हैं उसके लिए नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे सोया, चावल, गेहूं, सब्जी, इस सब कपास, तंबाकू में इस्तेमाल होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि अगर इसके संपर्क में रहे तो प्रजनन संबंधी समस्याएं होती हैं, आपका नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, कैंसर होने का खतरा होता है। ये कीटनाशक जो है एंडोसल्फान, ये क्या है, रॉटरडैम कन्वेंशन है और दीर्घ अस्थायी जो कार्बनिक जो प्रदूषक है इस पर एक स्टॉकहोम कन्वेंशन है, यानी कि इस रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन दोनों के तहत सूचीबद्ध है, इसलिए यह प्रतिबंधित है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे तो नोटिस इसीलिए जो है इसने जारी किया एनजीटी ने। पेट्रोलियम कोक या पेट कोक, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट है, इसने जो है अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसको जो है अत्यधिक प्रदूषणकारी जो पेट कोक है इसका वितरण कैसे होगा, इस पे जो वितरण के इस पे संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर विचार करने के लिए निर्देश दिया है, ठीक है। पेट कोक जो तो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, माने कि वर्षा के मौसम में नमी नहीं पकड़ता है, ठीक, ये बात को आपको ध्यान देना, ये चीज़ को आपको। इसका उपयोग कहाँ होता है, सीमेंट निर्माण में, चूना भट्टी में, औद्योगिक बॉयलर में, एल्युमिनियम एनोड में। अभी इसका इस्तेमाल कैसे होता है, हाई कैलोरी मान होता है, तो इसे कोयले का प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। पेट कोक क्या होता है, कार्बन ठोसयुक्त सामग्री है, अंतिम क्रैकिंग प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, ठीक। तो इस पे जो है पेट कोक के वितरण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर निर्देश दिए हैं। अच्छा, पॉलीइथिलीन टेट्राप्लेथरेट डिग्रेडिंग एंजाइम पेट 46 पहली बार समुद्र में, गहरे समुद्र में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पेट 46 की खोज की। इसको मैंने आपको मंथली मैगजीन में पढ़ाया था। ये क्या है, हल्का प्लास्टिक है। तो आप समझो कि गहरा समुद्र में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्लास्टिक के कण पाए गए। ये आपके लिए सुनने में आसान लग रहा होगा, पर ये कितना गंभीर है कि प्लास्टिक हमारे पूरे विश्व में, पूरे धरती पे किस प्रकार से यह इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो चुका है, इसका संकेंद्रण बढ़ गया है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है कि गहरे समुद्र में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ था ये। अभी इसमें आपको ये भी चीज़ को ध्यान देना है कि पेट 46 से है क्या, हल्का प्लास्टिक है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, इसके पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये आपको पाया गया न्यूज़ में, कहाँ पे, एक गहरे समुद्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया गया। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जीपीजीपी, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ये न्यूज़ में क्यों है, ये क्या चीज़ का टर्म है। तो ये समझो आप कि वैज्ञानिकों को अध्ययन के अनुसार पता चला कि जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में प्लास्टिक के ढेर पर कई सारे तटीय जीव रहने लगे हैं और अपनी प्रजाति को बढ़ा भी रहे हैं, ठीक। तो जीपीजीपी क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री अपशिष्ट का एक संग्रह है, ठीक है। समुद्री अपशिष्ट का ये संग्रह है। तो बताया गया कि इस पर कई सारे जो तटीय जीव हैं वो रह रहे हैं और अपनी प्रजाति को बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में रहा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ठीक है। ये है कहाँ पे, तो आपको ध्यान ये देना है कि ये जो है आपका जो सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, जो अपशिष्ट संग्रह है समुद्रों का, वहाँ पे एक संग्रह है। इस पर जो पता चला है कि कई सारे जो तटीय जीव रह रहे हैं, अपनी प्रजाति को बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। अब आता है हम लोग का ई वेस्ट इन इंडिया। ई वेस्ट क्या होता है, ई अपशिष्ट क्या होता है।
तो आप समझो कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनके हिस्से जो उपयोग में नहीं हैं उन्हें बोलते हैं ई अपशिष्ट। ठीक, तो अगर मान लो जो अभी ई अपशिष्ट ये हैं, इनके उपयोगकर्ताओं ने उपयोग न उपयोग करके अपशिष्ट के रूप में इसको त्याग दिया हो। जैसे मान लो कि आपके यहाँ क्या है कि मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, अगर ये खराब हो गया तो ये क्या है आपके एक तरह से जो इसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ होंगे जो हानिकारक रासायनिक होंगे, जो कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो ये आपको प्रदूषण भी फैलाएंगे, तो ई वेस्ट के रूप में ये हैं। तो भारत क्या है, विश्व में तीसरा सबसे अधिक ई वेस्ट उत्पादन करने वाला देश है। पहले स्तर पे चाइना है, दूसरे पे यूएसए। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पर पड़ता है। इसका जो प्रबंधन कैसे होता है, तो ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत होता है, जिसका यह नियम जो होगा किस पे लागू होगा, निर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता, विखंडनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता सभी पे लागू होते हैं। इसके लिए जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यवस्था भी शुरू की गई है। ठीक है, अब इसका तात्पर्य है कि जो मतलब आपको बताया ना कि जो उत्पाद का उपभोग है अंतिम अवधि तक, उसको पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होगी, निर्माता की होगी। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की होगी। ई अपशिष्ट का प्रभाव क्या होता है कि इसमें सीसा होगा, पारा होगा, कैडमियम होगा, अग्निशामक होगा। ये खतरनाक पदार्थ होते हैं जो मनुष्य को जो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक तरीके से ये प्रभावित करते हैं। इनविजिबल ई वेस्ट, तो इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस था, इसका मुख्य केंद्र क्या था कि ई विजिबल जो है, इनविजिबल ई वेस्ट यानी कि अदृश्य ई वेस्ट जो है वो क्या है, इसका प्रमुख केंद्रीय विषय थे। इसके बारे में यहाँ पे जागरूकता अभियान जो है ये प्रसार किया गया। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जिस पर ध्यान नहीं देते हम लोग और उनका जो है हम पुनर्नवीनीकृत नहीं करते हैं अपशिष्ट प्रवाह के अंदर, उसको बोलते हैं अदृश्य ई अपशिष्ट। इसका इसमें भी क्या होता है, इसमें सीसा, पारा, कैडमियम, ये तमाम जो है इससे जो है कि खतरनाक पदार्थ होते हैं जो कई मनुष्यों को, जानवरों को, प्रदूषण, पूरे पृथ्वी को ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। वन स्टॉप सेंटर फॉर द जीरो वेस्ट, तो सरकार जो है वो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज यानी RRR के लिए वो क्या कर रही है, वन स्टॉप सेंटर लाने जा रही है। यानी कि जो इन सेंटर पे क्या होगा, नागरिक होंगे जो वाणिज्यिक उद्यम वाले जो मतलब जो भी उपयुक्त प्रयोग की गई वस्तुएं हों या जो न ही प्रयोग की गई हों, जो वस्तुएं होंगी प्लास्टिक की या जो अन्य जो भी प्रदूषण के रूप में हो सकती हैं, उसको जमा करा सकेंगे। ये वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे और अलग अलग जो है वह हितधारकों के पास यहाँ पे भेजा जाएगा, फिर इनसे नवीनीकृत किया जाएगा, इससे नए उत्पाद बनाए जाएंगे, इससे क्या होगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था बनेगा। ठीक, तो अब कैसे जो रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का जो सरकार का जो इसमें वन स्टॉप सेंटर बनाने जा रही है, तो केंद्र सरकार का जो है स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 के तहत जो है माई लाइफ माई सिटी के हिस्से के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किसके तहत, जो स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 जो मिशन है उसके तहत माई लाइफ माई सिटी, माई क्लीन सिटी, इसके हिस्से के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो वेस्ट, IDZW यानी अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस पहली बार मनाया गया। इसका उद्देश्य था कि अपशिष्ट को कमी लाने के लिए, समाधान करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। तो UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 30 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, यानी यहाँ पे इस दिन हमारा जो है कभी मतलब कोई अपशिष्ट उत्पादन नहीं करना है। और इसको किसको संचालित किया जाएगा, तो UNEP और UN हैबिटेट द्वारा इसको संचालित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। अब आता है हम लोग का 6वां वाला आर्टिकल की अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, संधियाँ और पहले। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन, ट्रीटीज और इनिशिएटिव दिसंबर से जनवरी, अप्रैल से लेकर दिसंबर मंथ के बीच में न्यूज़ में रही, उसके बारे में है। तो पारे पे मिनीमाता कन्वेंशन न्यूज़ में रहा कि मिनीमाता कन्वेंशन का जो पक्ष सम्मेलन है वो COP5 कहाँ पे आयोजित हुआ, जिनेवा में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट है, COP28 मत कंफ्यूज हो जाना। पारे पर मिनीमाता जो कन्वेंशन है उसका 5वां सम्मेलन जिनेवा में हुआ। ठीक है, तो पारे पे मिनीमाता कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो क्या है, तो 2013 में इसको अपनाया गया था, 2017 में संधि लागू हुई थी, जो बताता क्या है कि मानव स्वास्थ्य पे और पर्यावरण पे जो भी पारा है यानी मरकरी है उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए विश्व की पहली जो है ये बाध्यकारी संधि है, कानूनी रूप से। ठीक है, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इस वाले जो संधि है इसमें इसका नाम क्यों रखा गया मिनीमाता, क्योंकि ये जापानी शहर मिनीमाता के नाम पे रखा गया, क्योंकि 1950 में जो मिनीमाता रोकथाम केंद्र कौन बन गया था, जापान बन गया था। जो क्या होता है कि मरकरी के कारण जो है इसी के जो विषाक्तता होती है, इसी कारण क्या होता है, एक तंत्रिका संबंधी बीमारी होती है, नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करती है। तो इस मिनीमाता कन्वेंशन का जो है वो 144 जो है ये पक्षकार है और 128 जो है हस्ताक्षर करता है। भारत ने भी 2018 में इसकी पुष्टि की थी। यानी बताया गया था कि 2025 तक जो पारा आधारित उत्पाद हैं और जो इनसे संबंधित जो कंपाउंड्स हैं उसके लिए
उपयोग में लचीलेपन दिया जाएगा, कुछ छूट दी जाएंगी, उसके बाद उसको ख़त्म करना रहेगा। इसके लिए इसका मतलब इसका संधि का इस्तेमाल किया गया, अभी पुष्टि की थी भारत ने। तो जो मिनीमाता कन्वेंशन है वो अपने पक्षकार देशों से क्या मांगे करता है कि अभी आपको वो ध्यान देता है कि जो शिल्प कार्य हैं, छोटे स्तर पर सोना के खदान है, इसमें पारे का इस्तेमाल कम करें और जहाँ तक संभव हो ख़त्म करें इसे। ठीक है, कोयले से जो संचालित विद्युत संयंत्र हैं वहाँ पे भी और औद्योगिक बाइलों से भी पारे का वायु उत्सर्जन को नियंत्रित करें। ठीक, जो बैटरी, स्विच, लाइट, सौंदर्य प्रसाधन है, इन सारी चीज़ों में पारे का उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करें। पारे की आपूर्ति व्यापार में जो बाधाओं को दूर करें और भंडारण निपटान सुनिश्चित करें। साथ साथ हमें इसमें ध्यान देना है कि दूषित पारा स्थलों की समस्याओं के लिए रणनीतियाँ तैयार करें। ये कन्वेंशन ये मांगे करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पारे के बारे में जान लेते हैं। मरकरी क्या है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक एलिमेंट है जो क्या होता है, वायु में, जल में और मृदा में तीनों जगह पाया जाता है। स्रोत क्या होते हैं? अन्य स्रोत सोने का खनन हो, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र हो, यहाँ पे भी पाए जाते हैं। प्रभाव क्या क्या करता है? तंत्रिका तंत्र पे, थायराइड पे, लीवर, फेफड़े पे, आपका प्रतिरक्षा प्रणाली है, आँख है, मसूड़ा है, त्वचा है, इस पे जो है ये हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक, अभी आपने जानते होंगे कि जो WHO है इसने जो है लोक स्वास्थ्य चिंता वाला जो 10 रसायन है इसमें से किसको माना है? एक तो पारा को माना है, मरकरी को माना है। इसके जोखिम के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तो जो पारे का मिनीमाता कन्वेंशन हुआ इसमें आपको ध्यान देना है कि जो है इस पे की जो अन्य तथ्य इसमें यह हुआ कि इसमें जो है कन्वेंशन में जो एनेक्सेस है, जो कन्वेंशन का जो भी इसमें संलग्न अनुलग्न है उसको क्या एनेक्सेस है, जिसमें कि कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उसमें संशोधन किया गया है। जिसमें कि बताया गया है कि जिसमें कि बैटरी, स्विच, रिले, फ्लोरेसेंट लैंप, इनको चरणबद्ध तरीके से नई तिथियों को जो है हटाने की घोषणा करना था। दंत चिकित्सा में जो पारा का अमलगम का इस्तेमाल होता है ना, पारा मिश्रण, इसके लिए जो है हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए नई आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई है। और 2025 तक जो है सौंदर्य प्रसाधन में जो मिलावट की जो पारा के स्तर के है और उसको अनुमति नहीं देने का निर्णय भी लिया गया है। ठीक है, तो मिनीमाता का जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि COP5 कहाँ पे हुआ? जिनेवा में हुआ। ठीक है, जिनेवा में हुआ। मिनीमाता कन्वेंशन के बारे में आपको थोड़ा जानना जरूरी है, वो आपने जान ही लिया, इतना काफ़ी है। अब आता है कि दूसरा वाला आर्टिकल, UN ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स। तो जर्मनी के बॉन में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट है, इसका 5वां सत्र का आयोजन हुआ। यह सत्र में बताया गया कि जो पर्यावरण को हानिकारक रसायन है उसके लिए UN के नए फ्रेमवर्क पर सहमति व्यक्त की गई। ठीक है, तो यह फ्रेमवर्क क्या है? रसायनों पर वैश्विक फ्रेमवर्क, रसायनों और अपशिष्टों से होने वाली हानि से मुक्त एक ग्रह के बारे में इसका जो है इसका नाम है। यह फ्रेमवर्क 28 लक्ष्यों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यही कि जो रसायन है और अपशिष्ट है इसमें हमें जिम्मेदारी पूर्व प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि रसायनों और अपशिष्ट के लिए जो है अवैध व्यापार और तस्करी की रोकथाम करनी है। ठीक, जो 2035 है इसमें कृषि में जो प्रयुक्त होने वाले जो अत्यधिक रासायनिक जो खतरनाक रसायन होंगे उसके कीटनाशक उसके उपयोग को खत्म किया जाएगा। 2030 तक जो है रासायनिक प्रदूषण को कम करना और जो सुरक्षित विकल्प है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, जो रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, इसमें हमें तालमेल बिठाना है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है बान घोषणा पत्र को इसके अतिरिक्त भी अपनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हानिकारक रसायन है उसके संपर्क में आने से बचना है। घोषणा पत्र में जहाँ उपयुक्त हो, मतलब जो भी जैसा उपयुक्त हो, जो रासायनिक हानिकारक होंगे उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देना है और सुरक्षित प्रबंधन को बढ़ावा देना है। ICCM क्या है? ICCM के बारे में आपने देखा होगा ना कि अभी ICCM की बैठक हुई तो कहाँ पे हुई? जर्मनी के बॉन में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट। ICCM के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जानना है कि 2006 में जो है ICCM ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है रसायनों को माने केमिकल्स को प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को अपनाया था, जो करता क्या है कि जो केमिकल्स होते हैं उसका प्रबंधन के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है। ठीक है, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स है। ठीक, अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रसायनों के लिए जो रणनीतिक दृष्टिकोण है, ठीक, ये क्या है? एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जो मल्टी सेक्टोरल है, मल्टी अप्रोच है, स्वैच्छिक नीतियाँ इसमें, और रसायनों का जो केमिकल्स का प्रबंधन के लिए ये क्या करता है, जो भी चुनौतियाँ आती हैं राष्ट्रीय स्तर पे उसको निपटने के लिए ये समाधान देता है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें से कुछ चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए जो ध्यान देनी है वो ध्यान ये देनी है कि ये वाले टर्म्स में, ये वाले में बेसल कन्वेंशन 1989 को अपनाया गया था। बेसल कन्वेंशन क्या नियंत्रित करता है कि जो खतरनाक अपशिष्ट है उसकी सीमा पार आवाजाही पे नियंत्रण लगाया जाए और निपटान किया जाए। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 है, जो करता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक रसायन है, कीटनाशक हैं,
उनको जो है पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया को स्थापित किया जाए। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 है, जो करता क्या है, दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषण है उसको संबंधित है। वैगानिक कन्वेंशन है 1995 है, जो क्या करता है कि जो यह कन्वेंशन जो होगा वो फोरम द्वीपीय देशों में, फोरम द्वीपीय देश क्या है, जो साउथ पैसिफिक जो ओशन है उसके देश कौन से, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को दो देशों को छोड़ दे तो साउथ पैसिफिक जो देश होंगे, छोटे छोटे जो देश हैं, आइलैंड्स हैं, उसमें खतरनाक और रेडियो अपशिष्ट का प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, उसको आवाजाही और प्रबंधन उस पर नियंत्रित करने का ये लक्ष्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये इस पे संबंधित है, इसको ध्यान देना है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POP पे जो है ये जो है संबंधित है स्टॉकहोम कन्वेंशन। अच्छा था इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस ITDB, सुर्खियों में क्यों रहा? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार जो है वो पुनर्चक्रण वाले जो स्क्रैप है उसमें रेडियोधर्मी संदूषण का स्तर बढ़ गया। ये जानकारी कौन दिया? IAEA द्वारा जारी की गई नवीनतम इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस से। ठीक है, बताया गया है कि जो पुनर्चक्रण वाले जो स्क्रैप है इसमें रेडियोधर्मी संदूषण का स्तर बढ़ रहा है। किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया। तो ठीक है, तो ये बताया गया इसमें, ये अब अभी इस जानकारी कौन सी डेटाबेस है? इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस से जारी हुई थी। इंसिडेंट ट्रैफिक डेटाबेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1995 में जो IAEA सचिवालय इसने शुरू की थी। किस लिए? कि जो परमाणु और अन्य जो रेडियोधर्मी सामग्री है उसमें जो अवैध तस्करी हो रहा है, जो अनाधिकृत गतिविधियां और उसको निपटने में देशों की सहायता करना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब जो ITDP है ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी क्या है? परमाणु सुरक्षा योजना का एक हिस्सा है, जिसमें जो है राष्ट्रीय जो परमाणु सुरक्षा व्यवस्थाओं की स्थापना करनी है, प्रबंधन करना है, रख रखाव करना है और वैश्विक प्रयासों में योगदान देना है। ठीक है, प्रभावी परमाणु सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना है, जागरूकता बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें तथ्य ये दिया गया है कि जो बढ़ोतरी हुई है, तो किसके बारे में? जो पुनर्चक्रण स्क्रैप में रेडियोधर्मी संदूषण का बढ़ोतरी हुई है। इसमें बताया गया है कि जो रेडियोधर्मी युक्त अपशिष्ट उत्पाद हैं उसका जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दिए बिना तेजी से पुनर्चक्रण किया जा रहा है, इससे हुआ है। संदूषण का सबसे आम स्रोत कौन सा है? फीड सामग्री है। ठीक, फीड सामग्री जो होता है अक्सर धातु पुनर्चक्रण उद्योग से प्राप्त होती है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको देनी है। तो इस तरह से जो है इसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो हमने पूरा कर ली हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने सब चीज़ें ऐसे लाइन बाई लाइन पढ़ा दिया, पर आपको ज़रूरी था वो कराना, क्योंकि इसमें से अगर लाइन बाय लाइन अब मेरे साथ अगर आप पढ़े होंगे, मेरे साथ अगर वीडियोस को देख रहे होंगे, तो आपको हर चीज़ें आपकी नज़र से एक बार गुजर गई होगी। ऐसा इसमें एक भी कंटेंट नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे इसमें आपको ये कन्वेंशंस याद रखने हैं, जिसे मैं आपको मार्क करा दूँ, ये वाले कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं, ये कन्वेंशंस आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बाकी चीज़ें याद रहें चाहे ना याद रहें। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। UN जो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल है, इसमें बताया गया कि 2035 तक जो है कृषि में जो खतरनाक कीटनाशक है उसको खत्म करना है। 2030 तक जो रासायनिक प्रदूषण के लिए हमें विकल्प खोजना है। ठीक है, ये इस पर ध्यान देना है। और पारा के बारे में, मिनीमाता कन्वेंशन के बारे में ध्यान देनी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा थोड़ा देख लो तो बाकी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और ये वाला दूसरा वाला यूनिट, यानी हम लोगों ने 1 घंटे की क्लास में, 1.25 घंटे की क्लास में 1 घंटा 16 मिनट में हुआ, अभी 2 यूनिट, दूसरा वाला जो यूनिट है वो खत्म कर लिया है। कल से हम लोग बायोडाइवर्सिटी की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, पूरे इन्वायरमेंट के मैगजीन को मैं जो है वो आपका आज से और 6-7 क्लासेस लगेगी और पूरी मैगजीन आपकी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।